अच्छा जी स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बेटा मैं भी आप लोगों को अनम्यूट करूंगा, आप लोग क्वेश्चन पूछिएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं पहले स्टार्ट कर दूं। आईएमएफ, इससे बनता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अच्छा बेटा, जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जो मॉलिक्यूल है ना, इसकी डेफिनेशन अक्सर बच्चों को नहीं पता, जिसकी वजह से वो आईएमएफ का वर्ड गलत जगह पे यूज करते हैं। देखो, उनसे पूछा जाता है बताएं जी NaCl जो आयोनिक कंपाउंड है NaCl, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्यों हाई है। वहां भी बच्चे कह रहे होते हैं भाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है। नहीं, पहले तो मॉलिक्यूल का वर्ड समझे ना। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या है कि टू एटम्स व्हेन टू आर मोर एटम्स टू और मोर एटम्स आर कोवेलेंटली बॉन्डेड टुगेदर। भाई यहां पर तो क्लियर हो गया कि कोवेलेंट बॉन्ड, जब एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं देन मॉलिक्यूल इज फॉर्म। तो एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि ये जो मॉलिक्यूल का वर्ड है ये कोवेलेंट कंपाउंड्स पर अप्लाई होगा, आयोनिक पर नहीं होगा। भाई पहली चीज याद रखें, आज के बाद कभी ये मत कहिएगा कि आयोनिक कंपाउंड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है, ये गलत स्टेटमेंट है भाई। इंटरमॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का वर्ड तो कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए बोला जाता है, ना कि आयोनिक के लिए। अच्छा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं अ फोर्स which is present between the two molecule, a force which is present between the two molecules। ऐसी फोर्स जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान हो उसको आप कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। मतलब मैं आपको फॉर एग्जांपल ये बताता हूँ, ये एक है HCl ना, ये एक मॉलिक्यूल है, राइट। ये HCl की दूसरा मॉलिक्यूल है। तो भाई इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स होगी जिसको आप डॉटेड लाइन से शो करते हैं, दिस इज आईएमएफ। इंटर, इंटर कहते हैं बिटवीन, बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स है दैट इज द आईएमएफ। ये हमने आज पढ़ना है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कि दो कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो आईएमएफ है वो, उसकी स्ट्रेंथ कब ज्यादा होगी कब वो वीक होगा। तो ये आज का टॉपिक है। तो इस तरह बेटा हम इसको कहते हैं कि अगर मैं कंपाउंड को क्लासिफाई करूं, कंपाउंड्स, तो कंपाउंड्स को मैं दो ग्रुप्स में क्लासिफाई करता हूं। एक को मैं कहता हूं कोवेलेंट, एक को मैं कहता हूं आयोनिक। अच्छा बेटा, जो आयोनिक है ना, नो आईएमएफ, इसमें कोई आईएमएफ नहीं होती भाई। इसमें क्या होता है, बल्कि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू आइंस। आइंस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। कोवेलेंट कंपाउंड्स की मैं अगर बात करूं तो कोवेलेंट कंपाउंड्स को मैं दो ग्रुप्स में डिवाइड करता हूं, एक सिंपल कोवेलेंट और एक जाइंट। जाइंट अभी आपने पढ़ने हैं। इसमें आता है डायमंड, इसमें आता है ग्रेफाइट, इसमें आता है सिलिका। अच्छा बेटा, इसके अंदर भी जो जाइंट है ना, इसमें नो आईएमएफ। ग्रेफाइट इज द एक्सेप्शन भाई, ग्रेफाइट एक्सेप्शन है। अदरवाइज नो आईएमएफ इन जाइंट स्ट्रक्चर। जो डायमंड है, सिलिका है, जिसके स्ट्रक्चर भी हम पढ़ेंगे, इनमें आईएमएफ नहीं होती। आईएमएफ होती है सिंपल कोवेलेंट में। अगर आपको नहीं पता कि यार ये सिंपल कोवेलेंट और जाइंट में फर्क क्या है तो सुनिए। जाइंट कोवेलेंट वो मॉलिक्यूल्स या वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट फिक्स्ड, नॉट काउंटेबल। जैसा कि डायमंड है, डायमंड का फॉर्मूला क्या होता है भाई? कभी उस पर कार्बन काउंट कर सकते हो डायमंड में कि सर मैंने एक डायमंड लिया उसमें इतने बिलियन एटम्स हैं? नहीं। स्मॉल साइज डायमंड, बिग साइज डायमंड, वो तो वेरी करता है और आप काउंट ही नहीं कर सकते, फिक्स नहीं है।
तो ऐसे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको जॉइंट बोलते हैं, बड़े स्ट्रक्चर जिसमें स्प्रेड आउट हो रहा है, कोवेलेंट लिंकेज स्प्रेड आउट होता जा रहा है, एक कार्बन 4 से फिर आगे एक कार्बन 4 से, और इस तरह स्प्रेड आउट हो रहा है। तो जॉइंट में नो आईएमएफ, ग्रेफाइट इज द एक्सेप्शन। सिंपल मॉलिक्यूल पता है कौन से होते हैं, जो आपने डॉट एंड क्रॉस नहीं बनाए थे, PCl5, PCl3, H2O, HCl, H2O2, NH3, C6H12O6। देखो जिसमें नंबर ऑफ एटम्स आर फिक्स ना, जिसमें नंबर ऑफ, जिनका कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला है, वो सिंपल होते हैं। तो IMF इज प्रेजेंट इन सिंपल कोवेलेंट, IMF इज प्रेजेंट इन सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। बड़ा एक चीज ध्यान में रहे, ग्रेफाइट एक्सेप्शन है। पर अब आपको एक चीज ध्यान में रहनी चाहिए, IMF का वर्ड कभी गलत यूज नहीं करना। जब भी IMF का वर्ड यूज करना है तो देख लेना भाई कि आपके पास जो कंपाउंड है क्या वो सिंपल कोवेलेंट है, क्या इसकी बात हो रही है, तो फिर IMF की बात करनी। तो हम जरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से अब स्टार्ट करते हैं। ये तो आपको समझ आ गई ना, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है क्या, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक फोर्स है। अच्छा अब पता है क्या होगा, ये जो सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड है ना हमारे पास, जिस तरह मैंने आपके सामने लिखे, PCl5, PCl3, SO2, SO3, HCl, H2O2, अमोनिया, BF3, जितने भी हैं, बेटा ये जो सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, इनकी जितनी प्रॉपर्टीज होंगी फिजिकल, मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, विस्कोसिटी, ये सब के सब, इन सब प्रॉपर्टीज का किस पे डिपेंड कर रही होंगी, IMF पर। देखो इस तरह पेट्रोल है, कितने आसानी से वेपर्स में चला जाता है, तो हम कहेंगे वीक IMF है। तो भी हम IMF को डिटेल में देखते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ना, ये सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करेगा, इनके मेल्टिंग पॉइंट, इनके बॉइलिंग पॉइंट, इनकी डेंसिटी, ठीक है, ये सब चीजें कौन कंट्रोल करेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। बट इसका एक और नाम भी है, जरा देखो, IMF, IMF या इसको बोलते हैं वेंडर वॉल फोर्स। वेंडरवाल फोर्स और IMF, इनको बेटा हम दो ग्रुप्स में क्लासिफाई करने जा रहे हैं। ये एक ही चीज है, ठीक है ना, ये एक ही चीज है भाई, IMF और वेंडरवाल फोर्सेस एक ही चीज है। इसको हम दो ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। एक है जी हमारे पास परमानेंट, बल्कि पहले इंड्यूस्ड डायपोल से शुरू करते हैं। इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। ये इंस्टेंट से निकले, इंस्टेंट नहीं होता है जो थोड़े बिल्कुल एक शॉर्ट टाइम होता है, इंस्टेंट, इंस्टेंट, ये उसी से आगे इंस्टेंटेनियस डायपोल, थोड़े से टाइम के लिए डायपोल। इंस्टेंटेनियस डायपोल ये एक ही वर्ड अभी चल रहा है, इंड्यूस्ड डायपोल, इसको पता है किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जरा देखना, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस डायपोल ID और इंड्यूस्ड डायपोल ID, मतलब इसको मार्क्स की में भी ऐसे लिखते हैं, आप लिख सकते हैं बेटा इसको यहां पर, ID स्मॉल I डैश ID, I से इंस्टेंटेनियस, D से डायपोल, फिर नेक्स्ट I से इंड्यूस्ड और D से डायपोल, तो ID फोर्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लंदन फोर्स, बट इसका एक और नाम क्या है, इसको एक और नाम भी देते हैं लंदन फोर्स, साइंटिस्ट के नाम पर है, फ्रिट्ज लंदन पूरा उसका नाम था। तो वेंडरवाल, अच्छा इस पे नाम देखकर कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, पता नहीं कितना मुश्किल टॉपिक है, ये सबसे आसान टॉपिक है बेटा। एक जो IMF की टाइप आपने पढ़ी वो है इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स और लंदन फोर्स। सेकंड टाइप जो हम IMF की पढ़ेंगे उसका नाम है परमानेंट डायपोल फोर्स, परमानेंट डायपोल
परमानेंट डाइपोल फोर्स। ठीक है जी, ये बेटा हमारा आज का लेसन होगा इंशाल्लाह, और आप देखेंगे एट द एंड ऑफ क्लास आप इसके एक्सपर्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं। हाँ तो अच्छा, सबसे पहले बेटा इसके बारे में हम इन्फॉर्म कुछ मैं आपको चीजें लिखवाता हूँ पहले। लंदन, अच्छा मैं शॉर्टकट वर्ड ना यूज कर लूँ बेटा, लंदन फोर्स। ठीक है, वो इतना लंबा वर्ड आपको आना चाहिए, इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस डायपोल, लेकिन फिलहाल मैं लंदन फोर्स का वर्ड यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लंदन फोर्स, परमानेंट डायपोल बाद में करेंगे। लंदन फोर्स इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऑल टाइप्स का पता है क्या मतलब है? पोलर एज वेल एज नॉन पोलर। इसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं है भाई कि ये लंदन फोर्स सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल में होगी या नॉन पोलर। याद है ना, पोलर नॉन पोलर बोले तो नहीं भाई। पोलर में क्या होता था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता था, चार्जेस आते थे ना ऊपर, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव। नॉन पोलर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता था, या डायपोल मोमेंट जीरो। तो ये लंदन फोर्स है ना, ये इस चीज पे डिपेंड ही नहीं करती भाई पोलर है या नॉन पोलर। लंदन फोर्स इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों ऐसा है कि ये तमाम मॉलिक्यूल्स में है? तो इसकी लॉजिक बेटा ये है, दिस फोर्स दिस फोर्स इज डिवेलप। ये फोर्स बनती क्यों है? दिस फोर्स इज डिवेलप ड्यू टू दी इलेक्ट्रॉन्स। ये फोर्स इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ये जो आईएमएफ है ना लंदन फोर्स, ये किस वजह से जनरेट होती है? मैं क्या लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जनरेट होती है। दिस फोर्स इज डेवलप्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आगे लिखने जा रहा हूं, मोर दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन अ मॉलिक्यूल, more the number of electrons in a molecule, stronger is the London force। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स किसी मॉलिक्यूल में होंगे उतनी स्ट्रॉन्गर लंदन फोर्सेस होंगी। ठीक है, ये देखो अभी तक हमने कौन से पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। पहली चीज मैंने बताई है कि लंदन फोर्स इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। दिस फोर्स इज डेवलप्ड ड्यू टू दी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से डेवलप होता है। तीसरी बात, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी मॉलिक्यूल में होंगे स्ट्रॉन्गर इज दी लंदन फोर्स। आपके जहन में ये बात तो आ रही होगी, सर ये बनती कैसे है, डेवलप कैसे होती है? बिल्कुल बताऊंगा बेटा डेवलप कैसे होती है, लेकिन एक दो एग्जांपल्स करवा दो ना, फिर आपको बता भी देता हूँ कि ये डेवलप कैसे होगी। ठीक है, अब जरा हम कुछ एग्जांपल्स बेटा इसकी देख लेते हैं। अगर आपसे ये पूछे एग्जामिनर, देखो ये फ्लोरीन है ना F2, दिस इज अ गैस। ये आपका Cl2 है, दिस इज अगेन गैस। ये आपका ब्रोमीन है, आपको पता है इसकी स्टेट लिक्विड हो जाती है। और ये आपका आयोडीन है और इसकी स्टेट हो जाती है सॉलिड। F2 है ये एक मॉलिक्यूल, ये F2 का दूसरा मॉलिक्यूल, इनमें आईएमएफ होगी ऐसे। ये Cl2 है, एक Cl2, ये दूसरा Cl2, इसके अंदर भी आईएमएफ होंगी। ये आपका बेटा ब्रोमीन है, ये एक मॉलिक्यूल ब्रोमीन का Br2, ये दूसरा मॉलिक्यूल ब्रोमीन का Br2, और इसके अंदर भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। ये आपका I2 है, आयोडीन, ऐसे। ये देखें जी, अब
आप अभी छोड़ दें इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल छोड़ दें उसको, मुझे सिर्फ ये बताएं और ये सोचें भाई ये फिजिकल स्टेट क्या हो रही है जब आप फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन जा रहे हैं, फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हो रही हैं भाई। देखो ना, ये तो आपने ओ लेवल से पढ़ा होगा 9th क्लास में कि जब जो गैसेस होती हैं उनमें वीक फोर्सेस होती हैं, लिक्विड्स के दरमियान थोड़ी सी स्ट्रांगर होती हैं, सॉलिड्स के दरमियान और स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। तो फ्लोरीन इज अ गैस, वीक आईएमएफ, क्लोरीन इज अ गैस, वीक आईएमएफ, ब्रोमीन लिक्विड है, थोड़ी सी स्ट्रांगर आईएमएफ हो रही है, आयोडीन सॉलिड है और स्ट्रांगर आईएमएफ हो रही है। रीजन क्या है? देखो, आपको बताया कि जो लंदन फोर्स है ना, ये तमाम मॉलिक्यूल्स में, ये इस पे डिपेंड नहीं करती पोलर नॉन पोलर। और ये क्यों डेवलप होती है? मैंने कहा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तीसरी चीज ये लिखवाई कि मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गर इज द लंदन फोर्स। तो हम देख लेते हैं भाई, ईच फ्लोरीन हैज 9, ईच फ्लोरीन हैज 9, तो इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हुए ना, है ना? अच्छा, इसके पास भी 18 है। आप कहेंगे सर ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो रिपेल करेंगे। अभी शॉर्टकट एक चीज बता देता हूँ, शॉर्टकट वो ये सुन लो कि डेवलप कैसे होती है वो भी नहीं बता रहा, लेकिन एक शॉर्टकट ये सुन लो कि बेटा ये जो 18 इलेक्ट्रॉन है ना एक फ्लोरीन के, ये दूसरे फ्लोरीन के न्यूक्लियस को खींच रहे हैं। और ये जो बेटा आपको यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं ना दूसरे फ्लोरीन के, ये पहले फ्लोरीन के, ये पहले फ्लोरीन के न्यूक्लियस को खींच रहे हैं। तो इसकी वजह से फोर्स डेवलप होती है। ये तो हम चले बाद में देखेंगे। फिलहाल आपको फिलहाल आपको बेटा ये यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है कि ये डेवलप हो कैसे रही है। आप सिर्फ ये देखें स्ट्रेंथन कहाँ हो रही है और क्यों हो रही है। फ्लोरीन में 18 इलेक्ट्रॉन है, राइट? ईच फ्लोरीन हैज 9 ना, बेटा क्लोरीन हैज 17, दूसरे क्लोरीन के पास भी 17, तो 34 इलेक्ट्रॉन इधर, 34 इलेक्ट्रॉन इधर। तो एक क्लोरीन के 34 इलेक्ट्रॉन दूसरे के न्यूक्लियस को खींच रहे हैं और दूसरे क्लोरीन के 34 इलेक्ट्रॉन पहले के न्यूक्लियस को खींच रहे हैं। तो यहाँ पर फोर्स डेवलप हो रही है, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हो रही है। ब्रोमीन में देखो बेटा, ईच ब्रोमीन है 35 इलेक्ट्रॉन, तो ये 70 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं भाई। अब देखो ना, 17 इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस को खींच रहे हैं यहाँ पर, इधर अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्गर। ईच आयोडीन है 53, ईच आयोडीन है 53, तो टोटल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और ये 106 इलेक्ट्रॉन इधर, 106। मेरी बात सुनो, आप ये मुझे बताओ कि क्या जब आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं? बढ़ रहे हैं। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, तो आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ेंगी और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। आयोडीन को बॉयल करना मुश्किल है ना, सॉलिड है। तो मैं क्वेश्चन यहां ये लिखता हूं कि एक्सप्लेन एक्सप्लेन द ट्रेंड ऑफ melting point and boiling point in halogens, ग्रुप 7 या 17। बट आपने बताना है कि डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है। इनको बॉइल करना आसान, एक तो कॉमन सेंस है, ओ लेवल्स का बच्चा भी बता सकता है भाई कि आयोडीन मुश्किल से बॉइल होगा, सॉलिड है। लेकिन वो बस इतना ही आंसर देगा। आपने आगे रीजन बतानी है क्यों। आप कहेंगे आयोडीन हैज मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फोर्सेस बिकम स्ट्रॉन्गर। तो मैं यहां लिखता हूं डाउन द ग्रुप, down the group, melting point and boiling point increases as number of electrons are increasing and as a result strength of London forces या strength of induced dipole, आधा नाम भी यूज कर सकते हैं, strength of induced dipole forces also
इंक्रीज। बेटा अभी सिर्फ इस चीज को डाइजेस्ट करें कि इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से आईएमएफ लंदन फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती हैं। कैसे होती हैं ये फिनोमेना समझाऊंगा, लेकिन मैं पहले आप लोगों को अनम्यूट करूं, आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस बेटा सुन लूं, फिर आगे चलेंगे। जी बेटा जरा इनमें से कुछ पूछे ना, अभी तक जो हमने पढ़ा, भी बहुत चीजें हैं जो मैंने एक्सप्लेन करनी है, लेकिन अभी तक जो हमने पढ़ा है इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछ लें। शाबाश, है कोई क्वेश्चन या आगे चलूं बेटा? हाँ सर जी आगे स्टूडेंट। चलें। अच्छा गुड। अब बेटा एक और एग्जांपल करते हैं, अभी इसके काफी सारे एग्जांपल्स कर लेते हैं। अच्छा, सेम फॉर द नोबल गैसेस। अगर आप नोबल गैसेस में देखें, नोबल गैसेस तो सारी गैस है, लेकिन फिर भी उनके अंदर ट्रेंड तो हम देखेंगे ना कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा या कम। तो यहाँ देखो, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। ये 2 4 है, ये 10 20 है, ये 18 है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो बेटा इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर आप इसका ट्रेंड देखोगे तो ये होगा कि डाउन द ग्रुप melting point, boiling point increases as number of electrons are increasing. As a result, London forces becomes stronger. लंदन फोर्सेस दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान हो गए ना, ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, एक ही एटम है। अच्छा इसी तरह मैं आपको याद करवाता हूँ बेटा, ओ लेवल्स में याद है आप एक होमोलोगस सीरीज पढ़ते थे, CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12। क्या कहते थे भाई इसमें? ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहे होते थे, बोलो सर इंक्रीज डिक्रीज होते थे। क्या होते थे? डिक्रीज होते थे। अच्छा एक मिनट, CH4, C2H6, C3H8, अब भी सोच लो। सर आई मेंट इंक्रीज, सॉरी। जी इंक्रीज होते थे बेटा। हेक्सेन इज अ लिक्विड भाई, हेक्सेन इज अ लिक्विड, दिस इज द गैस, और आगे सॉलिड भी हो जाएंगे। तो आप कहते थे यहाँ पर कि क्या हो रहा है, इन होमोलोगस सीरीज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ग्रेजुअली चेंजेस। ग्रेजुअली चेंज से मुराद वहां होता था कि इंक्रीज हो रहा है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एज, सेम आंसर बेटा, बार बार वही बात मुझे लिखनी पड़ रही है, एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स are increasing. As a result, London forces becomes stronger. अच्छा अब, सर यहाँ लेकिन यहाँ पे बॉन्ड्स भी तो इंक्रीज हो रहे हैं, तो जब बॉन्ड्स इंक्रीज होंगे तो फिर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए भी तो ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। अच्छा अब बेटा देखिए, आपका जो ये क्वेश्चन है ये बहुत सारे बच्चों का मिसकॉन्सेप्ट भी है। मुझे ये बताओ, जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो वाटर किस में जाता है, स्टीम में कन्वर्ट होता है या नहीं, ये बताओ। जी सर। तो आप क्या सिर्फ आईएमएफ तोड़ रहे होते हो उसमें, या कोवेलेंट बॉन्ड भी तोड़ रहे होते हो? नहीं सर, आईएमएफ ही तोड़ते हैं सर। हाँ तो कोवेलेंट बॉन्ड का ताल्लुक ही नहीं है भाई। कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ने के लिए तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, उससे स्टेट चेंज नहीं होती। ये जो आईएमएफ होती है ना, ये बेसिकली स्टेट चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो आप कह रहे हो वो तो आपका मॉलिक्यूल ही टूट जाएगा, कोई नई चीजें बनेंगी। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में तो आपका कंपाउंड वही रहता है, बस आपने आईएमएफ तोड़ी है। तो कोवेलेंट बॉन्ड का कोई लिंक है मुझे बताओ मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट से? नहीं सर। नहीं। जब भी आपने किसी कंपाउंड को मेल्ट करना है या बॉयल करना है तो यू नीड टू ब्रेक व्हाट? सर आईएमएफ। ओनली आईएमएफ, नॉट कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड्स का कोई रोल नहीं है मेल्ट होने में, किसी कंपाउंड के बॉयल होने में। कोवेलेंट बॉन्ड उस वक्त टूटेगा जब कोई दो केमिकल्स रिएक्शन करके कोई नई चीज बना रहे हैं।
लेकिन मेल्टिंग में, बॉइलिंग में कोवेलेंट बॉन्ड टूटने का कोई लिंक नहीं है बेटा। अच्छा, अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल से बेटा करवाता हूं और इसके फैक्टर्स पहले बताता हूं कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच स्ट्रेंथन्स द लंडन फोर्स। एक फैक्टर तो भी आपने पढ़ भी लिया, दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दूसरा फैक्टर भी आपको बताता हूं, जैसे आप लोग गेस करें कि दूसरा फैक्टर क्या होगा भाई। शाबाश सर बॉन्ड लेंथ। बेटा, अभी तो बताया बॉन्ड लेंथ का बिल्कुल कोई ताल्लुक ही नहीं है। देखो मैं बताता हूं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ लंडन फोर्स। फैक्टर्स affecting the strength of London force. But इसमें first factor is number of electrons. बताओ भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो लंदन फोर्स क्या होगी, बोलो। Stronger. लंदन फोर्स स्ट्रॉन्गर होगी तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज। इंक्रीज। बेटा अब मेरी बात गौर से सुनो। हम जब बच्चों के मॉक चेक करते हैं, मिड टर्म चेक करते हैं, ये बात बता बता कर कि भाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में आईएमएफ है। आईएमएफ लंदन फोर्स को आपने ब्रेक डाउन करना है, कोवेलेंट बॉन्ड का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जब आप फिर मॉक में लिखेंगे तो अक्सर बच्चे ये लिख रहे होंगे भाई कि इसका मेल्टिंग पॉइंट या इसका बॉइलिंग पॉइंट इसलिए हाई है कि स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। ये नहीं लिख कर आना बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड को तो ब्रेक ही नहीं किया जाता जब आप बॉइल या मेल्ट कर रहे हो, आईएमएफ को मेल्ट या ब्रेक डाउन किया जाता है, ठीक है ना। एक चीज तो ये एक चीज तो ये एक चीज तो बेटा ये आपने माइंड में रखनी है। अब दूसरी चीज पर आ जाए, दूसरा फैक्टर क्या होगा बेटा, बोले ना। सेकंड फैक्टर जरा बताएं। हाँ, सर नंबर ऑफ शेप लोन ऑफ पेयर। मॉलिक्यूल। नहीं नहीं, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ये बहुत जबरदस्त आपको एक एग्जांपल मैं करवाता हूँ इसकी, उससे बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। शेप ऑफ मॉलिक्यूल, जितना मॉलिक्यूल आपका लॉन्गर होगा ना, उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, उतनी लंदन फोर्स स्ट्रॉन्गर होगी। कैसे भी देखो, इसकी बेटा एग्जांपल कराता हूँ शेप ऑफ मॉलिक्यूल की। हम लेते हैं जी यहाँ पर ब्यूटेन। आपको पता है C4H10 आइसोमर्स याद है, ओ लेवल्स में बनाए थे। जी सर। यस यस सर। इसके दो आइसोमर बनते हैं ना, एक बनता है CH3, CH2, CH2 एंड CH3, जो कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। दूसरा बनता है CH3, ब्रांच बन जाएगी जिसमें ये वाला, इसको बोलते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन। अब मुझे ये बताओ, इन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स बेटा, सेम नहीं है क्या, सेम है। मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब बोथ हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन। ये पास पेपर के क्वेश्चन की एग्जांपल करवा रहा हूं, ठीक है, जरा ध्यान से इसलिए सुनिएगा। ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन both have same number of electron, but why melting point and boiling point of butane is higher than 2 मिथाइल प्रोपेन। मैंने लिखा है कि इस ब्यूटेन का जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई है एज कंपेयर टू दिस 2 मिथाइल प्रोपेन। रीजन सोचें भाई, शेप तो मैंने बता दी है ना, लेकिन शेप को मजीद सर आगे ब्रांच जस्टिफाई, होने से कम हो जाता है। ब्रांच होने से क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लोअर हो जाता है। क्यों। हाँ जी बेटा, देखो मैं आपको इसका बताता हूँ। देखो ब्यूटेन जो है ना, शेप बोले तो
तो ब्यूटेन की शेप छोटी होगी और मिथाइल की शेप बड़ी हो जाएगी। बेटा दोबारा बोलें आप, की आवाज क्लियर नहीं है, एक दफा दोबारा बोलिएगा। सर ब्यूटेन की शेप जो है वो हमारे पास छोटी रहेगी, तो उसमें ब्रांच नहीं है। और जो टू मिथाइल प्रोपेन है उसमें शेप बड़ी हो जाएगी, तो वो ब्रांच है इस वजह से। क्या बॉन्ड्स का लिंक होता है आईएमएफ को कंट्रोल करने में? बोलो। नो सर, लेकिन शेप का क्या होता है ना, लाइक शेप तो मैंने लिख दी ना, वो शेप तो मैंने लिख दिया, वो तो मैंने खुद ही बता दिया कि सेकंड फैक्टर इज द शेप। लेकिन शेप को मजीद बेटा थोड़ा सा आपने एक्सप्लेन करना है कि शेप में ऐसा क्या हो रहा है। मैं चला इसको मजीद आसान कर रहा हूँ, ये देखें आप, अब तो मेरा ख्याल है अब तमाम बच्चे पिक कर लेंगे कि क्या बात है। सर जो मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो होता है, जो इंटरेक्शन की जो स्पेस होती है वो थोड़ी हो जाती है। शाबाश, गुड। ये देखो भाई, ये ब्यूटेन है। अब मैं आपको पहले इसको लिखवाऊंगा, लेकिन पहले बेटा सुन लो ना, पहले सुन लो फिर मैं आपको लिखवाता भी हूँ कि इसमें आपने लिखना क्या है। देखो इस बच्चे ने बिल्कुल ठीक बताया है। जो लॉन्ग थिन मॉलिक्यूल होगा, ये टर्म बड़ी अच्छी है इसको बेटा समझने के लिए, लॉन्गर एंड थिनर मॉलिक्यूल। देखिए लॉन्गर है ना, इसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है, थिन भी है। और इसको ज्यादा देखो, ये शॉर्टर एंड फैटर मॉलिक्यूल, शॉर्ट भी और फैट भी है, फैटर है। तो जो लॉन्ग और थिन मॉलिक्यूल होते हैं ना बेटा, लॉन्गर एंड थिनर मॉलिक्यूल, उनके दरमियान स्पेसिस कम होती हैं। ये देख 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 लीजिएगा अभी आप। जबकि जो लॉन्गर लॉन्गर और थिनर में तो मैं कह रहा हूं कि स्पेसिस आर लेस। लेकिन अगर आप इस साइड पर देखो, ये आपके पास शॉर्टर एंड फैटर मॉलिक्यूल, इसके दरमियान ना स्पेसिस थोड़ी ज्यादा होंगी। देखो इस तरीके से कि ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, गैप ज्यादा आ रहा है, ये इसके साथ बना रहा है। अब ये देख सकते हैं बेटा इधर कि यहाँ पर ये जो स्पेसिस है ना, ये जो मैं ऑरेंज कलर से मार्क कर रहा हूँ, दीज आर दी स्पेसिस। ये स्पेसिस क्या करेंगी? ये स्पेसिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को स्ट्रेंथन करेंगी या वीकन करेंगी? ये चले बताएं। weak, सर वीक वीक करेंगी करेंगी। भाई, ये वीक करेंगे। देखो ये बीच में स्पेसिस आ रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ। अच्छा इसको और आसान करना चाहते हैं ना, तो ये कर लें कि जो आपके ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका सरफेस एरिया ज्यादा है, देखो इसको देखो जरा, ब्यूटेन को, और एक साइड पर, बल्कि यहाँ देख लो, इस ब्यूटेन का देखो और इसको देखो बेटा, सरफेस एरिया किसका ज्यादा है? सरफेस एरिया लॉन्ग थिन मॉलिक्यूल कौन सा है? ब्यूटेन। बस ये याद रखो आज के बाद कि जो लॉन्ग थिन मॉलिक्यूल होंगे ना, उनके, ये उस वक्त आपने देखना है भाई, शेप ऑफ मॉलिक्यूल को कब देखना है आपने? व्हेन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अदरवाइज शेप को देखने की जरूरत नहीं है। किस बेस पर डिसाइड करोगे हमेशा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट? number of electrons, यस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बेस पर। शेप को देखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन if the number of electrons are same, then the deciding factor will be shape of molecule. Then shape of molecule will decide if molecule is long and thin, then that molecule have higher melting point. Reason अभी लिखवाता हूँ क्यों हो रहा है, तो इसको बेटा लिख लेते हैं हम कि long and thin molecules can lie closer together, therefore London forces becomes stronger। जबकि इसके मुकाबले में जो शॉर्टर और फैटर मॉलिक्यूल है, शॉर्टर जिसके अंदर ब्रांच है ना, उसको मैं शॉर्टर और फैटर कह रहा हूं। शॉर्टर एंड फैटर मॉलिक्यूल आर far away from each other
more spaces या more gaps between the molecule. As a result, London forces becomes weaker. तो बेटा आपने बेसिक ये चीज याद रखनी है, मेन जो मार्क स्कीम में मिलता है ना इसका आंसर, कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं लॉन्ग और थिन, ये बहुत क्लोज होते हैं। ये आपने की वर्ड याद रखना है, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ कि जो लॉन्ग थिन मॉलिक्यूल होते हैं कैन लाई क्लोजर टुगेदर, देयरफॉर लंडन फोर्सेस बिकम स्ट्रॉन्गर। दिस इज द की वर्ड, ये आपने अपने आंसर में इंक्लूड करना है। आप बेटा आपके सामने कोई भी मॉलिक्यूल आ जाए ना, आपके सामने कोई भी मॉलिक्यूल आ जाए, आप बड़े आसानी से बता सकते हो भाई किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है किसका कम है। कैसे बताओगे? पहला फैक्टर क्या होगा जिसकी बेस पर आप डिसाइड करोगे भाई कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है इसका कम? फर्स्ट फैक्टर क्या होगा बोलो? Number of electrons. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो मॉलिक्यूल के और देखो कि किसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, बस उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई कर दो। अच्छा बेटा ये अभी जानना चाहते हैं कि ये डेवलप कैसे होती है? ऑल्दो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस, लेकिन अगर जानना चाहते हो तो मैं भी आखिरी आखिरी 10 मिनट में आपको ये बता देता हूँ। और अगर आप में से किसी बच्चों को ये बात समझना है तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो भाई, ठीक है ना, इसको स्किप कर सकते हो। तो बेटा ये ना बता दो अभी, क्योंकि फिर कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा ना, परमानेंट डायपोल कल शुरू करूंगा, आज नहीं शुरू करूंगा, क्योंकि परमानेंट डायपोल फोर्स इज ओनली प्रेजेंट इन द पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसके बारे में जरा फिर आपको ना ये नाम थोड़ा सा पढ़ना भी आसान हो जाएगा, आपको समझ आएगी अच्छा इसलिए इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। बड़ा ये जरा इसकी कहानी सुनो ना आप, कि व्हाई दिस इज इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। और मैं फिर बता रहा हूं, अगर आपको ये चीज मुश्किल लगती है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, ये क्वेश्चन में नहीं आती, ठीक है ना, कि ये डेवलप कैसे होती है। एक थ्योरी है, मैं जरा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाउ लंडन फोर्स is generated. अच्छा अब बेटा ये जनरेट कैसे होती है? जैसे मैंने ऊपर एक पॉइंट लिखवाया था कि लंदन फोर्स किस वजह से होती है, किसकी वजह से डेवलप होती है, ये बताओ। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, शाबाश, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब बेटा मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये डेवलप कैसे हुई है, तो जरा अब आप इस तरह सुनो इसको कि ये आपके पास ना एक मॉलिक्यूल है, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है, हीलियम है, राइट। और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं विच आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। मैं लिख देता हूं, ऑन एवरेज द नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन, द नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज स्प्रेड इवनली। देखो मैंने ये लिखा है, ये एक मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल था ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स जितने ऊपर उतने नीचे, जितने राइट उतने लेफ्ट, मतलब ये मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है। और ये मोनोटॉमिक के साथ इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो इक्वली स्प्रेड आउट हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक साइड पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा चले गए एक साइड पर कम, लेकिन इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, एक इंस्टेंट के लिए, और इंस्टेंट से मेरी मुराद एक सेकंड नहीं है, सेकंड का भी आप मिलियंथ पार्ट कर लें, मिलियंथ पार्ट ऑफ द सेकंड, उस टाइम के लिए, जो कि बहुत ही स्मॉल टाइम होगा, उसमें क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन ना थोड़े से टाइम के लिए एक साइड पर, बेटा ये पॉसिबिलिटी है कि घूमते घूमते इलेक्ट्रॉन एक साइड पर ज्यादा हो जाए एक साइड पर कम हो जाए, क्या इस तरह हो सकता है? मतलब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं जी सर। और जी सर। तो वेरी फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम वापस ये अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएंगे भाई, लेकिन थोड़े से टाइम के लिए इस तरह की भी सिचुएशन हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते एक साइड पर सारे आ जाएं। जिस तरह आप लोगों को मैं एग्जांपल देता हूँ, क्लासरूम में बच्चों को कहा जाए ना भाई 10 बच्चों को मुसलसल भागें, चाहे आप उनको शुरू में सीक्वेंस में कहें सीक्वेंस में भागना, लेकिन ड्यूरिंग द टाइम आप देखेंगे
एक टाइम ऐसा आएगा बीच में सारे बच्चे एक एक ही साइड पे हुए होंगे, या जिस तरह फुटबॉल में आप देखते हैं कि सम टाइम सारे फुटबॉलर एक ही ग्राउंड के एक ही साइड पे चले जाते हैं ना, तो वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, लेकिन होता तो है। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर भी है एटम के अंदर कि इलेक्ट्रॉन्स एक बहुत शॉर्ट टाइम के लिए एक साइड पर चले जाएंगे। इसको मैं कहता हूं इंस्टेंट डायपोल। कि ये जो डायपोल बना है ना, मतलब एक साइड स्लाइटली नेगेटिव, दूसरी साइड स्लाइटली पॉजिटिव, ये जो डायपोल बना है ये बहुत ही शॉर्ट लिव है, शॉर्ट लिव। मैं नीचे लिख भी देता हूं, फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, for a brief period of time, the electrons are more on one side of an atom than other। मतलब अच्छा ये इस तरह होगा भाई। अब ये जो मैंने अभी आपको केस दिखाया है ना, ये इस तरह भी हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन इस साइड पर ज्यादा हो जाए, इस साइड पर कम हो जाए, इस तरह भी हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं ऐसे। तो इसमें से कुछ भी हो सकता है भाई, ये भी जा सकता है, उसमें भी जा सकता है। अच्छा ये आपका इंस्टेंट डायपोल बना है, ये परमानेंट नहीं है बेटा। परमानेंट डायपोल का वर्ड सुना है ना आपने, इसमें HCl का एक मॉलिक्यूल है। तो ये जो ऊपर चार्जेस हैं ये परमानेंट है या परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है ये चार्जेस। टेम्पररी। सीएल के ऊपर सर स्लाइटली परमानेंट नेगेटिव। है, परमानेंट बेटा है। जी, ये जो बेटा स्टूडेंट कह रहा है कि ये टेम्पररी है, मुझे ये बताएं HCl का जो मॉलिक्यूल है उसमें क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, तो क्लोरीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो जी सर। क्लोरीन के ऊपर परमानेंट नेगेटिव चार्ज रहेगा ना, ये तो नहीं होगा थोड़ी देर बाद हाइड्रोजन पर आ जाएगा, नहीं, ये परमानेंट होता है। लेकिन ये जो मैं भी आपसे डिस्कस कर रहा हूं, दिस इज टेम्पररी, ये आर्जी तौर पर टेम्पररी। चार्ज आया है। अब बेटा ये जो इंस्टेंट डायपोल है ना, अब जरा इसकी कहानी हम आगे लेके चलते हैं। बोरिंग से है लेकिन बेटा थोड़ा सा आपको फिर आइडिया हो जाएगा ना भाई ये जनरेट कैसे हुई है। इसलिए मैंने शुरू में बता दिया है कि ये सिलेबस में नहीं है, लिहाजा अगर तो समझ आती है तो बहुत अच्छी बात है, और समझ आनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल कर रहा हूँ। अब बेटा ये जो इंस्टेंट डायपोल बना है ऊपर, ये इसको मैं लेके चलता हूँ आगे। ये आपका इंस्टेंट डायपोल जो है, इसके एक साइड पर स्लाइटली नेगेटिव, दूसरी साइड पर स्लाइटली पॉजिटिव। मुझे ये बताओ, इस इंस्टेंट डायपोल के सामने एक एटम गुजरता है इसके पास से। अच्छा एक और चीज बेटा, एक और चीज सुनो, ये सारा काम पता है कब होता है? ये सारा काम तब होता है जो मैं भी आपको बताने लगा हूं, जब आप एक सिलेंडर लो, सिलेंडर, और उस सिलेंडर के अंदर गैस को फिल करो प्रेशर के साथ, तब गैस के मॉलिक्यूल आमने सामने से गुजरेंगे ना, तो फिर ये काम होगा जो मैं भी आपको बता रहा हूं। अब ये होगा बेटा कि एक मॉलिक्यूल ना इसके सामने से गुजरता है, ये ए है और ये बी है। बी मॉलिक्यूल ए के सामने से गुजर रहा है, और बी इस टाइम बिल्कुल एक सिंपल सा मॉलिक्यूल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, कोई इसमें डिस्टॉर्शन नहीं है। लेकिन जैसे ही ये बी ए के सामने से गुजरेगा, जैसे ही ये बी ए के सामने से गुजरेगा, तो क्या होगा देखना बेटा। ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये वाला, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? इन सर दूसरी साइड पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को, चार्ज इंड्यूस कर देगा। शाबाश, गुड। मैं आपको बताता हूं, ये नेगेटिवली चार्ज जो आपको नजर आ रहा है यही करेगा कि ये जो बेटा आपको इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं ना, ये इनको रिपेल करेगा। पहली बात, यहाँ रिपलियन होगी। आप कहेंगे भाई कि ये बी क्यों इसके सामने से गुजर रहा है, दूर से गुजरे ना। तो भाई आपने बाय फोर्स, ऊपर से आप प्रेशर कर रहे हैं ना, सिलेंडर के अंदर गैस को फिल कर रहे हैं, तो ये बी जब इस ए के पास से गुजरेगा तो अब ये काम होगा। देखना जरा कि ए आपका ऐसे ही है, स्लाइटली नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन इस ए ने क्या किया, बी के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल किया। ये जो बी के इलेक्ट्रॉन्स आपको ग्रीन कलर से मैंने मार्क किए थे, ये पीछे चले गए इधर, ये भी इधर, थोड़े से इधर भी हैं। बड़ा क्या हुआ, अब यहां पर स्लाइटली नेगेटिव हो गया, ये स्लाइटली पॉजिटिव हो गया, थोड़े से टाइम के लिए ये भी बना।
लेकिन अब यहां पर कहते हैं ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुई है ये। तो बेसिकली फिर बताता हूं हुआ क्या। अच्छा, ये जो आपका इंस्टेंट डायपोल था इसको कहते हैं इंस्टेंट डायपोल, और इस इंस्टेंट डायपोल ने क्या किया, बी के अंदर डायपोल प्रोड्यूस किया। प्रोड्यूस करने को कहते हैं इंड्यूस डायपोल। तो थोड़ी सी वर्डिंग मेरा ख्याल है आसान लगी होगी अब आपको, कि इंड्यूस का मतलब है कि जिसमें डायपोल बाद में बना, इसमें डायपोल बाद में बना है, ये इंड्यूस्ड है, बाद में डायपोल इसमें जनरेट हुआ है। तो अब बेटा देखो, ये इंतहाई वीक फोर्स बनी है। ये जो फोर्स है ना, ये इंतहाई वीक है, बिल्कुल वीक फोर्स है, परमानेंट नहीं है भाई, टेम्पोररी है, बनेगी टूट जाएगी, बनेगी टूट जाएगी। लेकिन यही फोर्स बेटा स्ट्रेंथन भी हो जाती है कब, बोलो जरा, कब स्ट्रेंथन होगी? जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। यस, व्हेन देयर आर मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तब ये दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा और ये जो लंडन फोर्स है बिकम स्ट्रॉन्गर। लेकिन अब आप जरा वर्डिंग पर गौर करो तो मे भी अब थोड़ा सा आपको वर्ड थोड़ा सा आसान लगे। ये जो मैंने लिखा था यहाँ पर, इंस्टेंटेनियस डायपोल, मतलब ये एक एटम में पहले डायपोल बनेगा फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जिस तरह के मैंने ये बताया कि वेरी शॉर्ट टाइम, शॉर्ट लिव्ड, यहां पर एक डायपोल बना, ये जो आपको ए नजर आ रहा है, ठीक है। और ये जो बेटा इंस्टेंट डायपोल बना, इसके सामने से जब कोई मॉलिक्यूल गुजरेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, तो ये क्या करेगा, ये इंस्टेंट डायपोल इस बी मॉलिक्यूल के अंदर भी डायपोल को इंड्यूस करेगा। कैसे? इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्जन की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड पर चले गए, ये देखो। तो यहां पर अब ये फोर्स जनरेट होगी, इसको आप कहते हैं लंडन फोर्स या इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स। बड़ा इसका कुछ ना कुछ आपको आइडिया तो हो गया ना कि इसके नाम की बेस पर क्यों इसका नाम इस तरह का रखा हुआ है, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखो, ID-ID, ठीक है ना, मार्क्स की में भी इस तरह लिखा होता है बेटा ये। तो ये मेरा आज का टॉपिक था। सर कल ये इंशाल्लाह बिल्कुल वैसे काम करती है ना जैसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का तो बेटा मैं इतना एक्सपर्ट नहीं होऊंगा, लेकिन बेटा इसका आप फिजिक्स वालों से पूछिएगा, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफी है सर इंशाल्लाह। जी 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 बेटा। सर आप एक सवाल था सर, आपके पास कोई मैथ्स की टीचर नहीं है इस लेवल के लिए? समझ नहीं आई बेटा? कोई मैथ्स की टीचर नहीं है इस लेवल के लिए? हाँ हाँ, आप मुझे मैसेज कर दो ना, आपको मैं सेंड वो करता हूँ बेटा, ठीक है। सर आपने वर्कशीट भेजी थी? ठीक। वर्कशीट भेजी है, और आपने बेटा इसको वो भी करना है, सॉल्व करना शुरू कर दें बस। कल टॉपिक खत्म हो जाएगा भाई, कल तो आपका इंशाल्लाह ये केमिकल। अच्छा मैं आपको बताऊं, 2019 बेटा, ये बात गौर से सुने, अभी जाना नहीं है। 2024 में आज मुझे बच्चे बता रहे थे क्लास में कि सर ये जो अभी हमारा पेपर हुआ था, इसमें मैक्सिमम पोर्शन केमिकल बॉन्डिंग से था। तो अगर किसी बच्चे के जहन में ये आ रहा है ना, सर इतना टाइम हो गया बॉन्डिंग पे लगे हुए हैं, भाई आगे भी तो पढ़ना है, तो भाई केमिकल बॉन्डिंग बेसिक्स है, बेसिक। तो इसलिए केमिकल बॉन्डिंग पे बस कल इंशाल्लाह हमारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने परमानेंट डायपोल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवाना है। लेकिन ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद हमने नेक्स्ट जो 3-4 क्लासेस है ना, वो हमने पास पेपर पे लगानी है, MCQs पे करनी है, ठीक है ना। तो सिलेबस आप लोग इसकी टेंशन नहीं लेंगे कि सिलेबस आपका जो मैंने आपसे बात की हुई है कि इंशाल्लाह 6 मंथ्स में खत्म होगा, तो वो इंशाल्लाह होगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।